हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 19 यानी 19 वॉल्यूम 2 का, जिसे एसके झा सर द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा बुक है और शुरू से लेकर के अंतिम तक वीडियो में बने रहें अगर कुछ आप नया नया सीखना चाहते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं सेट 18 तक के, तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप शुरू से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर कि 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15 प्लस 1/15 × 17 प्लस 1/17 × 19 बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। आप बचपन की तरह आप बनाइएगा इसे तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका ट्रिक होता है कि क्या नीचे दोनों का अंतर ऊपर दिया हुआ है। जब तक नीचे दोनों का अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ रहेगा तब तक क्वेश्चन ट्रिक से नहीं सॉल्व होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि नीचे दोनों में अंतर कितना का है, 5 में से 7 घटाएंगे या 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जबकि वहां पे क्या है, अंश में 1 है। 9 में से 7 घटाइएगा तो 2 आना चाहिए, जबकि 1 है, यानी अंतर नहीं दिया हुआ है। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग 2 रखेंगे। ठीक है, इसको आप 2 रखिएगा तो 2 तो ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सभी में से हम कॉमन ले लेते हैं 1/2, क्योंकि फिर 1/2 से गुना कीजिएगा सब में तो फिर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/5 × 7 यानी इतना ही बचेगा, है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं कि 1/2 कॉमन ले लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे प्लस में 2/7 × 9 प्लस 2/9 × 11 प्लस 2/11 × 13 प्लस 2/13 × 15 प्लस 2/15 × 17 प्लस 2/17 × 19। अब यहां पे देखिएगा कि जब नीचे दोनों का अंतर ऊपर दिया हुआ रहे तो 1/5 माइनस 1/7 होगा प्लस 1/7 माइनस 1/9 होगा। तो इस प्रकार आप लिखिएगा, लिख करके आप देखिएगा तो एक शुरू में बचेगा, 1/5 बचेगा शुरू में, है ना। अब बीच वाला सब कर जाएगा, एक लास्ट में बचेगा आपका 1/19, 2/19 नहीं लिखना है, 1/19 लिखना है, ठीक है। और अंतर में यानी एक शुरू में बचेगा आपका 1/5 और माइनस में बचेगा अंतिम में 1/19। आप करके देख सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा कि 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 19 × 5 = 95। अब यहां पे देखिए कि 19 से कम 19, 5 से कम 5, 19 में से 5 घटाइएगा तो 14 बचेगा और ये हो गया आपका गुना में, है ना। इसको काटिए 2 से 7 बार में, अब कटेगा नहीं कटेगा तो 7/95 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 85 अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 है, यानी 85 अभ्यर्थी है और उसके द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है तो 15 है। यदि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का औसत अंक 21 तथा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का औसत अंक 11 है तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा यहाँ पे एक है उत्तीर्ण अभ्यर्थी है और एक है अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी, यानी फेल पास भी आप लिख सकते हैं। उत्तीर्ण मतलब पास, ठीक है, पी से पास कर दीजिए, और अनुत्तीर्ण मतलब फेल। अब यहां पे समझिएगा कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का औसत अंक कितना है, 21 है, यानी पास जो स्टूडेंट है उसका औसत कितना है, 21 है, जबकि फेल वाला को है 11। फेल वाला का औसत है 11 और दोनों को मिला करके औसत कितना है तो 15 है। यहां पे लिखिए और यहां से क्या कीजिए कि एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। इस प्रकार यहां से एलिगेशन मेथड हम लोग लगा देंगे। तो यहां से देखिएगा कि एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि 15 में से 11 घटाइएगा, घटा करके लिखा जाता है तो 4 बचेगा, और यहां पे 21 में से 15 घटाइएगा तो 6 बचेगा। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2:3 के अनुपात में। और यह जो अनुपात आता है वह टोटल स्टूडेंट की संख्या आता है। तो यहां देखिएगा कि कुल परीक्षार्थियों का यानी अभ्यर्थियों की संख्या कितना अनुपात में, 3:2 5, लेकिन है कितना तो 85। तो देखिएगा 5 से काटेंगे 17 × 5 = 85, अनुपात 1 बराबर निकल करके आ गया कितना तो 17। अनुपात 1 का वैल्यू 17 आ गया। हम लोगों से पूछा कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा यहां से कि उत्तीर्ण अभ्यर्थी कितना है तो अनुपात में 2 है, अनुपात 1 बराबर 17 तो 2 बराबर हो जाएगा 2 × 17, 17 दूनी 34, यानी 34 छात्र जो है वह
उत्तीर्ण है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर, बोला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 110 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 41% मत मिला और वह 210 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में कितने लोग थे? यहां देखिएगा कि माना कि मतदाता सूची में कुल 100% लोग थे या फिर 100x मान लीजिए। यहां से हम लिख देते हैं कि सूची में कुल लोगों की संख्या, सूची में कुल लोगों की संख्या, जिसमें से क्या करता है कि 20% लोग भाग नहीं लेता है, यानी अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि वह वोट गिराने गया ही नहीं। तो 20x इसमें से घटा दीजिएगा, ये नहीं गया तो बच गया कितना? तो 80x बच गया। तो यहां से देखिए कि कुल मतदाताओं ने इतना भाग लिया, जिसमें से फिर क्या होता है कि 110 मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो यहां पे देखिए कि 80x कुल मतदाता है, यानी वोटिंग किया है, यानी वोट का प्रयोग किया है, मत का प्रयोग किया है, जिसमें से 110 वोट जो है वह अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 110 वोट गलत तरीके से गिराया गया। तो सही वोट कितना होगा? तो 80x माइनस 110, 80x माइनस 110, ये हो गया सही मत। सही मत इतना है। अब यहां पे बोला क्या कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 41% मिलता है। तो यहां पे देखिएगा कि 41% किसको मिलता है? जीतने वाले को। तो यहां से जीतने वाला लिख देते हैं, जीतने वाले को कितना? तो 41% वोट मिलता है। तो हारने वाला को कितना मिलेगा? तो 41x लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको कितना मिलेगा? हारने वाला को मिलेगा 39x माइनस 110, 39x माइनस 110। अब यहां पे समझिएगा कि इतना वोट से यह हारा, तो कितना वोट से हारा है? तो दोनों को देखेंगे हम लोग क्या करते हैं कि विपरीत तुलना करते हैं, यानी जितना वोट से यह हारा होगा उतना ही से यह जीता होगा। जबकि यहां पे बोला क्या कि 210 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो यहां पे देखिएगा कि हारने वाला कितना मत से हारा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x माइनस 110। तो इसके लिए क्या करेंगे कि प्लस कर देंगे, यानी 2x प्लस 110, 2x प्लस 110 वोट से यह जीत गया है ना। लेकिन जीता है कितना? तो 210 वोटों से जीत जाता है। ये दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा कि घटाते हैं हम लोग इसको, 110 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी 2x बराबर हो जाएगा 100। 2 से इसको काटिएगा तो 50 बार में कटेगा, x बराबर हो जाएगा 50, यानी x का वैल्यू निकल करके आ गया 50। अब हम लोगों से पूछा क्या कि सूची में कितने लोग थे? तो सूची में देखिए तो 100x थे, यानी 100x थे। तो यहां से निकालेंगे क्या कि 100 गुने x का वैल्यू रखेंगे 50, गुना कीजिएगा 100 में 50 से तो 5000, यानी 5000 लोग सूची में थे और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर भी वह उस पर यानी उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाता है। तो सोचिएगा कि छूट किस पर दिया जाता है? तो मार्केट प्राइस पर, और लाभ किस पर कमाया जाता है? तो कॉस्ट प्राइस पर। ऐसा क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि देखिएगा कि छूट किस पर दिया जा रहा है, तो छूट हमेशा जो होता है मार्केट प्राइस पर होता है, ठीक है। तो छूट कितना दिया जा रहा है? 20% छूट दिया जा रहा है, यानी लिया जा रहा है कितना? तो 80%, यानी एमपी का 80%, प्रतिशत मतलब बटा में 100। फिर भी इसको क्या हो रहा है? 25% का लाभ कमाता है, उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाता है, यानी 125 बटा 100। ये दोनों बात बराबर है, क्योंकि देखिएगा कि छूट देने के बाद क्या करेगा? बेचेगा ही, या फिर लाभ कमाने के बाद क्या करेगा? तो बेचेगा, यानी दोनों विक्रय मूल्य इसका बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिए कि काटते हैं हम लोग, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 16 5 80, 25 5 125। इसको इधर लाइए तो एमपी बटा सीपी बराबर हो जाएगा 25 बटा 16। अब यहां से देखिएगा कि ऊपर वाला जो है यानी एमपी कितना है? मार्केट प्राइस तो 25 यूनिट है, मार्केट प्राइस 25 यूनिट है, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 16 यूनिट है। यहां पे दिया हुआ है कि यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिएगा यहाँ पे कि अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे? तो 25 यूनिट है, लेकिन है 1200 रुपए,
दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना, तो 1200 बटा में 25। हम लोगों से पूछा है क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा इसका। तो 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 16 यूनिट बराबर हो जाएगा 16 गुने 1200 बटा में 25। 25 से इसको काटिएगा तो 25 चौके 100, 25 अठे 200, यानी 16 गुने 48। इसको गुना कीजिए, 16 अठे 128 के 8 हासिल 12 हो जाएगा, 16 चौके 64 और 12 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 76। तो 768 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर कि दिए गए चित्र में PT बराबर 8, PB बराबर 4 और AB बराबर 1। ये चित्र दे दिया गया है जिसमें PT बराबर देखिएगा, यहाँ पे PT का लंबाई जो है यानी रेखाखंड PT की लंबाई 8 है, जबकि PB की लंबाई 4 है। तो हम लोगों से पूछा है कि AB का लंबाई क्या होगा। तो यहां से देखिएगा कि एक सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए। एक सूत्र होता है कि PT का स्क्वायर बराबर AP गुने BP होता है। तो यहां से देखिएगा कि आपका PT जो दिया गया है कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे बराबर AB कितना हो जाएगा। तो देखिए यहां से A से P AP की लंबाई, तो A से लेकर के P तक। तो यहां से हम मान लेते हैं, क्या कीजिए, इसका x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 हो जाएगा, या 4 प्लस x। और BP कितना है, B से P तक का है 4, तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64 बराबर 4 से इसमें गुना कीजिएगा, 4 गुना नहीं कीजिए, x प्लस 4 इंटू 4 है ना। तो 4 से डायरेक्ट इसको काट देते हैं, तो 16 चौके 64, 16 हो गया। 16 बराबर x प्लस 4, प्लस में 4 है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 16 में से 4 घटाइएगा तो 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी AB की लंबाई जो होगा वह कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि P, Q और R मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। P, Q और R ये तीनों मिल जाते हैं तो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि वे अकेले किसी काम को करें तो P और Q क्रमशः 66 और 55 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। यानी P अकेला जब काम करता है तो इसको 66 दिन लगता है, जबकि Q अकेला काम करता है तो इसको 55 दिन लगता है। तो बोल रहा है क्या कि यदि वह कार्य R अकेला करता है तो वह कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। तो यहां से देखिएगा ये सभी का हम लोग एलसीएम लेंगे, 12, 66 और 55 का। तो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो कि तीनों मिलकर के कर दे। तो देखिएगा 660 हो जाएगा आपका, है ना। निकाल करके देखिएगा तो 660 इसका एलसीएम हो जाएगा। 12 से इसमें भाग दीजिएगा तो 12 25 60, 12 25 60 यानी 55 बार में कर जाएगा। 66 से भाग दीजिएगा तो 10 बार में कर जाएगा, और 55 से भाग दीजिएगा तो ये कर जाएगा आपका 11 25 55, और ये होगा आपका 11 छक 66, 12 25 60 यानी 12 बार में, ये 12 बार में आपका कर जाएगा। अब यहां से देखिएगा कि हम लोग का पूछा है क्या कि R कितने दिन में अकेला अगर करेगा तो R कितना दिन में करेगा। तो सोचिए कि P, Q और R तीनों मिलकर के एक दिन में 55 काम करता है, जबकि ये दोनों मिलकर के देखिए तो कितना, तो 10 और 12 22। तो 22 को हम घटा देते हैं 55 में से, तो R का निकल जाएगा क्षमता। तो R का क्षमता कितना हो जाएगा, तो घटाइए इसको, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, 5 में से 2 घटेगा तो 3 यानी 33 कार्य प्रतिदिन करेगा। 33 काम प्रतिदिन कौन करेगा, तो R करेगा। तो पूरा काम करने में इसे कितना समय लगेगा, तो R को पूरा काम करने में, तो पूरा काम कितना है, तो 660 है, इसे 33 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 33 काम प्रतिदिन करेगा तो 33 दूनी 66 यानी 20 दिन इसको पूरा काम करने में लगेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त किया हो तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिया। तो देखिएगा यहाँ पे सही उत्तर, सही और गलत, तो यहाँ पे समझिएगा कि कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन हल किया है, तो कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या कितना है, 75 है। तो सही पूछा है तो जो पूछता है उसे हम लोग क्या करते हैं कि XY मान लेते हैं, ठीक है। तो सही प्रश्नों की संख्या x है और गलत प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 75 - x आया समझ में।
अब यहाँ पे देखिए कि एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। तो एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, तो x प्रश्न सही किया है तो कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, यानी कुल इतना अंक प्राप्त किया। लेकिन होता क्या है कि गलत के लिए, यानी प्रत्येक गलत क्वेश्चन बनाने के लिए इसे 2 अंक काटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि 75 माइनस x क्वेश्चन जो है यह गलत किया है, तो एक क्वेश्चन पर 2 अंक काटा जाता है, तो इतना क्वेश्चन पर कितना होगा, इतना गुने 2, इतना काटा जाता है। अब सोचिए कि जो सही बनाया गया है उसमें से नेगेटिव मार्किंग अगर हम घटा देते हैं, या टोटल जो नेगेटिव अंक है उसको हम घटा देते हैं, तो जो प्राप्त होगा उतना ही प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कुल प्राप्त कितना होता है, तो 150 अंक प्राप्त होते हैं, तो बराबर में 150 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि टोटल जितना मार्क्स लाया उसमें से नेगेटिव घटाने के बाद ही तो इतना प्राप्त हुआ होगा, है ना। ऐसे भी आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं। तो यहां से क्या करते हैं कि इस सब का निकालते हैं, तो 4x हो जाएगा, माइनस में इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 150, 75 दूनी 150 माइनस 2x बराबर 150। 4x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस 150, माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 150। 4x और 2x दोनों जोड़िएगा तो 6x हो जाएगा बराबर 150, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 150 और 150 कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। 6 से काटिएगा तो 6 × 5 = 30, यानी 50 बार में x बराबर कितना आ गया, तो 50 आ गया। x हम लोग क्या माने थे, तो सही प्रश्नों की संख्या, और यही चीज पूछा था कि सही प्रश्नों की संख्या कितना है, तो 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी है। तो यहां देखिएगा कि पहले जो चाल था, पहले और अब, यहां समझिएगा कि पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाता था और अब जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाता था तो उस समय 10 मिनट देरी से पहुंचता था, लेकिन जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने लगा तो यह 5 मिनट देरी से पहुंचा। अब यहां पे देखिएगा कि ये जो होता है, यह जो है चाल है, तो चाल का अनुपात निकालेंगे, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट गया, 15 से 15 या 45, 15 चौके 60, यानी 3:4 आ गया। तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय। तो समय का अनुपात अगर हम लोग निकालते हैं तो समय बराबर हो जाएगा आपका 4:3 हो जाएगा। और यहां पे देखिएगा कि 10 मिनट देरी, यानी -10 मिनट और -5 मिनट, ये दोनों देरी है, तो दोनों क्या होगा कि घट जाएगा, दोनों के बीच में अंतर निकालिएगा तो 5 मिनट का अंतर होगा, यानी अंतर जो है दोनों के बीच में कितना का है, तो 5 मिनट का है। जबकि यहां पे देखिए कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो अनुपात 1 का अंतर, तो अनुपात 1 बराबर 5 मिनट, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालते हैं कि ये समय हो गया, है ना, तो समय है, तो अनुपात 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना होगा, 4 × 5, तो 4 × 5 = 20 मिनट, 20 मिनट, तो 20 मिनट इसको लगता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 20 मिनट में वह अपने दफ्तर पहुंच जाता है। तो हम लोगों से पूछा है कि उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी है। तो देखिएगा कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल क्या है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 गुने समय कितना है, तो 20 है, 20 मिनट है, इसको घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग देना होगा, 20 से कम 20, 20 × 60, 3 से काटिएगा तो 15 × 45, यानी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर घर से उसका दफ्तर का दूरी है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं इस चाल से, और नहीं तो इससे भी आप निकालिएगा तो उतना ही आएगा, जबकि समय आपको इतना लेना पड़ेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर कि 1/a - b × b - c प्लस 1/b - c × c - a प्लस 1/c - a × a - b दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो। तो देखिएगा यहाँ पे ये सभी का एलसीएम निकालिएगा, हरों का एलसीएम, तो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, तो a - b × b - c × c - a, यह आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम से हम लोग क्या करते हैं कि हर से भाग देते हैं, तो हर वाला से भाग दीजिएगा तो a - b से -b कट जाएगा, b - c से b - c कट जाएगा, कितना बच जाएगा, तो जो बच जाता है उससे ऊपर वाला में गुना करते हैं, यानी अंश में, तो c - a से 1 में गुना करेंगे तो c - a बचेगा, प्लस b - c से b - c कट जाएगा, c - a से c - a कट जाएगा, कितना बार में, तो a - b बार में, तो a - b से 1 में गुना कीजिएगा तो a - b बचेगा, प्लस c - a से c - a कैंसिल, a - b से a - b कैंसिल, बच गया कितना, तो b - c, ये हो जाएगा आपका b - c हो जाएगा। अब देखिएगा कि एक माइनस में a है, एक प्लस में a है, कट जाएगा, एक माइनस में b, एक प्लस में b,
एक प्लस में सी, एक माइनस में सी, पूरा कट गया। ऊपर क्या बच गया? तो 0। नीचे में बच गया आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो रिजल्ट हमारा 0 प्राप्त होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना? तो 0। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि BC बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है कि EF की लंबाई क्या होगी। तो यहां पे देखिए कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों का जो क्षेत्रफल होता है उसका अनुपात और दोनों का भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है कि बराबर होता है, यानी उसके भुजाओं के स्क्वायर जो होता है आपस में बराबर होता है, स्क्वायर का अनुपात। तो देखिएगा यहां पे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, एक भुजा जो है BC है तो BC का स्क्वायर बटा में EF का स्क्वायर, EF का स्क्वायर, यही इसका होता है। अब यहां से वैल्यू बैठा दीजिए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 है और DEF का है 25। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 16 है और DEF का है 25 बराबर। यहां से देखिए कि दोनों का स्क्वायर है, इसका मतलब BC अब बटा EF, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो BC बटा EF इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा आपका 16 बटा 25, इस पर रूट चढ़ा दीजिए बराबर। यहां देखिए कि किसका मान दिया हुआ है, तो BC का मान दिया हुआ है 2.4। हम लोगों से पूछ रहा है कि EF का वैल्यू क्या होगा, यहां से निकाल लेंगे। अब यहां से देखिएगा कि 16 बटा 25 का वर्गमूल का मतलब है कि 16 का भी वर्गमूल और 25 का भी वर्गमूल, तो हो जाएगा 4 बटा 5 बराबर। ये हो गया आपका 2.4 बटा में EF। इसको काटिएगा तो 4 छक 24 यानी 0.6 हो जाएगा। अब 6 पचे 30, इसको गुना कीजिएगा तो EF बराबर हो जाएगा 6 पचे 30 यानी 3.0 यानी 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो EF का लंबाई जो हो जाएगा वह 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 45 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यानी प्रथम 45 सम संख्या, यानी n बराबर जो दे दिया गया है 45 दे दिया गया है, तो देखिएगा एक सूत्र होता है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्या बराबर होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 होता है। तो देखिए n दे दिया गया है कि टोटल कितना है, तो 45 है, तो 45 गुने 45 है 46, तो 45 और 46 को गुना कीजिएगा तो 2070 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 90 से 240 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 और 7 से विभाज्य है। यानी 90 से 240 तक कुल कितने ऐसे संख्या है जो कि 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो जो 5 और 7 से कटेगा वह इसके एलसीएम से भी कटेगा, यानी इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालेंगे 5 और 7 का तो नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। यानी जो संख्या 5 से और 7 से कटेगा वह 35 से भी कटेगा। ठीक है, तो 35 से इसमें भाग देते हैं तो 35 दूनी 70, 35 ये ज्यादा हो जाएगा है ना, 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 35 दूनी 70, इसका मतलब कि 1 से लेकर के 90 तक कुल 2 संख्या है जो कि 35 से कटेगा। उसी प्रकार यहाँ से 35 से इसमें भी भाग दीजिए, तो 35 से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा क्या, 50 25 के 5 5 3 15 2 17, 6 बार में कट सकता है। तो 35 गुने 6, 6 पचे 30 के 0, 6 3 18 और 3 21, 6 बार में कट जाएगा, 7 बार में नहीं कटेगा। तो यह कितना बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि कुल जो संख्या 1 से लेकर के 240 तक कुल 6 संख्या है जो कि 35 से कटेगा, इसका मतलब 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। और यहाँ पे देखिएगा कि 1 से लेकर के कुल 90 तक, यानी 90 तक, 1 से लेकर के 90 तक कुल 2 संख्या है जो कि 35 से कटेगा। तो यहाँ से हम लोग को उससे पूछा है कि 90 और 240 तक, 90 से लेकर के 240 तक कितनी ऐसी संख्या है जो कि
5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, यानी 35 से कटेगा। तो सोचिए कि 6 में से इससे पहले वाला हम घटा देते हैं 2 संख्या, तो 6 में से 2 संख्या घटा देते हैं तो बच जाएगा आपका कितना 4, यानी 90 से 240 तक कुल 4 संख्या है जो कि 35 से कटेगा, यानी 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का माध्य। माध्य मतलब क्या होता है? औसत होता है। 16 है, आंकड़ों का परास 12 है, सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या का अंतर बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का 3 गुना है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो सोचिए कि 3 संख्या जो है वह बढ़ते क्रम में होगा, है ना। जैसे सबसे छोटी संख्या हम a मान लेते हैं, इसका इससे बड़ा जो होगा इससे बड़ा होगा या b होगा, और इससे बड़ा यानी सबसे बड़ा c हो जाएगा। यानी यही तीनों संख्याओं का जो औसत है वह 16 है, यानी माध्य जो है वह 16 है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c। आप जानते हैं कि माध्य यानी माध्य बराबर क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग बटा में सभी परीक्षणों की संख्या। तो माध्य इतना है लेकिन है 16, दोनों बात बराबर। a प्लस b प्लस c बराबर 3 इधर भाग में हो जाएगा तो गुना में 16 48 हो जाएगा, यानी योग जो हो गया वह 48 हो गया। तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया? तो 48 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है कि आंकड़ों का परास 12 है। तो आप जानते हैं कि आंकड़ों का परास क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ से देखिएगा कि उच्च सीमा कौन होगा? सबसे बड़ी संख्या c होगा, और सबसे छोटा कौन होगा? तो a होगा, यानी c माइनस a बराबर 12 दे दिया है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और फिर आगे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या का अंतर। देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो c है। सबसे बड़ी संख्या और बीच के संख्या का अंतर जो बोल रहा है वही चीज लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या का अंतर बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर। तो सबसे छोटी संख्या और बीच के संख्या का अंतर यानी b माइनस a, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे। यहां पे देखिएगा कि सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या का अंतर और बीच के संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का 3 गुना है। यह 3 गुना है a वाला, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछा है कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी c का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहां से देखिए ये हो गया c माइनस b बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3b माइनस 3a। अब यहां से देखिएगा कि c माइनस a का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको उधर ले जाइए तो a हो जाएगा आपका c हो जाएगा, और माइनस में b है उधर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 3b और 1b 4b हो जाएगा, 4b माइनस 3a। ठीक है, और इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाइएगा, चाहे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ से क्या करेंगे कि a घटा देते हैं, दोनों तरफ से a घटा देते हैं, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों तरफ से अगर हम a घटाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 4b माइनस 3a माइनस a हो जाएगा, और इधर इतना हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा कि c माइनस a का वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं 12 बराबर 4b माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 4a हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे कि 4 कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 12 बराबर 4 कॉमन लेंगे तो b माइनस a बचेगा, 4 से इसको काटेगा तो 4 3 12, यानी b माइनस a बराबर हो गया 3। तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि b बराबर तो ये कितना हो जाएगा? माइनस में a है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3 प्लस a लिख सकते हैं। इसका यहाँ से देखिएगा कि c माइनस a बराबर 12 है, तो हम लिखेंगे c बराबर, तो माइनस में a है उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 12 प्लस a। अब इससे हम लोग को फायदा क्या मिला? तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करते हैं कि समीकरण 1 में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं कि इसका वैल्यू पुट करेंगे तो a अपने जगह रहेगा, b का मान कितना है? 3 प्लस a, तो b के जगह पर रखेंगे 3 प्लस a प्लस c के जगह पर रखेंगे 12 प्लस a, 12 प्लस a बराबर 48 है, तो 48। यहाँ देखिएगा कि तीनों a को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, प्लस में 12 3 15 बराबर 48। अब देखिएगा यहाँ पे कि 15 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3a बराबर 48 में से 15 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 33। 3 से काटेंगे तो 11 बार में a का वैल्यू आ गया 11, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? तो 11 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया? तो 11। अब देखिएगा यहाँ पे कि इसमें हम इसका वैल्यू रखते हैं, चाहे a का वैल्यू जब निकल गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा?
तो 3 प्लस 11, ए का मान रखेंगे तो 3 प्लस 11, तो 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी बी का मान हो जाएगा 14। और सी का मान कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस ए का मान 11, तो 12 11 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या हम लोगों से पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यही है 23, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59, इसे बोला कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो मूल अल्फा और बीटा है, तो वह समीकरण कौन सा है जिसमें मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। तो देखिएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मूल्य हम लोग को निकालना है, यानी एक समीकरण निकालना है। तो देखिएगा समीकरण निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते होंगे कि माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी का मान क्या है, तो माइनस 5। देखिए यहाँ पे ए का मान क्या होता है, इसके पहले कोई चीज नहीं, तो 1 से गुना है तो 1 है, और बी का मान कितना है, तो माइनस 5 है, और सी का मान कितना है, तो 6 है, बटा में ए हो गया आपका 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5 बटा 1 यानी 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का मान। इसका देखिएगा यहाँ पे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटा ए। तो सी कितना है, तो 6 है, और ए का मान 1, तो बटा में 1 न भी लिखिएगा तो चलेगा, यानी 6 हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी अल्फा इंटू बीटा, है ना होगा। अब यहाँ से देखिएगा कि इसको निकालेंगे तो हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 5 है, यानी 5 के स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा कितना 6 है, तो 6 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 5 के स्क्वायर 25 माइनस 6 दूनी 12, तो 25 में से 12 घटाइएगा तो ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कि अभिष्ट समीकरण, यहाँ से समीकरण निकालेंगे तो समीकरण यहाँ से निकलेगा, तो समीकरण आप जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो यहां से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, तो 13 गुने एक्स प्लस, यहां से देखिए कि अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 के स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13 गुने एक्स करेंगे तो 13x प्लस में 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा बराबर 0। तो यही आपका समीकरण निकल करके आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 16 सेकेंड में एक पोल को पार कर जाती है। एक ट्रेन जो है 16 सेकेंड में एक पोल को पार कर जाती है और 25 सेकेंड में 90 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई पता कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि चाल बराबर चाल करेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो सोचिए यहाँ पे कि ट्रेन यदि पोल को पार करेगा तो पोल का लंबाई नहीं जुड़ता है, लेकिन ट्रेन जब ट्रेन को पार करेगा तो उसका लंबाई जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक ट्रेन 16 सेकंड में एक पोल को पार कर जाता है, तो समय हमको मालूम है और डी बराबर क्या मानते हैं, यानी दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। तो माना कि ट्रेन की लंबाई बराबर x, ठीक है, माना कि ट्रेन की लंबाई बराबर x और कितना सेकंड में, तो 16 सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी चाल है ना। तो जिस चाल से पोल को पार किया होगा उसी चाल से ट्रेन को भी पार किया होगा, सॉरी प्लेटफॉर्म है ना, तो प्लेटफॉर्म को पार किया होगा। तो ट्रेन यदि ट्रेन को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, गुफा को पार करे, यानी जिसका दूरी जो है यानी मान्य हो, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं ट्रेन की लंबाई में। तो x तो ट्रेन की लंबाई है और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, तो 90 मीटर है। इसको जोड़ देंगे तो इतना दूरी हो गया और इस दूरी को पार करने में कितना समय लगता है, तो 25 सेकेंड लगता है। तो ये भी चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, और ये भी चाल है यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों बात यहां से बराबर हो गया, क्योंकि चाल जो है जिस चाल से वह पोल को पार किया होगा उसी चाल से प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, है ना।
अब यहां से देखिएगा कि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25x बराबर ये हो जाएगा 16x और प्लस में 16 नमा 144 यानी 1440 हो जाएगा। अब यहां से इसको घटाते हैं तो 16x इधर से 25x में से 16x घटेगा तो 9x बचेगा 9x बचेगा 9 6 15 हाँ 9x बराबर 1440 9 से इसको कटेगा तो 9 कम 9 9 छक 54 यानी 160 x बराबर हो जाएगा 160 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई निकल करके कितना आ गया क्योंकि हम लोग x बराबर क्या माने थे तो ट्रेन की लंबाई माने थे यानी ट्रेन की लंबाई निकल करके आ गया 160 मीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया। तो राशि ज्ञात करें यानी समय दे दिया गया हम लोग को यानी टाइम बराबर 2 वर्ष, रेट भी मालूम है 5% और डी जो है यानी डिफरेंट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर वह 10 रुपया का है। अब यहां से देखिए कि कैसे निकलेगा। तो यहां से हम लोग CI निकालते हैं, सबसे पहले SI निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दर गुने समय होता है। तो दर हो गया 5 और गुने समय यानी 5% तो 5 गुनी 10% इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं CI। तो यहाँ पे देखिए कि कौन से फॉर्मूला पर तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100। तो यहाँ से ए आ जाएगा आपका 5 प्लस 5 गुने 5 बटा 100 हो जाएगा 5 5 10 प्लस 25 बटा 100 ये हो जाएगा आपका 10.25%। 10.25% क्या आ गया तो CI आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो दोनों के बीच में अंतर दिख रहा है कि 0.25 का अंतर है, 0.25% का अंतर है, जबकि अंतर कितना का है तो 10 रुपए का है। दोनों बात बराबर। तो यहाँ से देखिएगा कि इसको हम अगर यहाँ से काटते हैं तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1% का वैल्यू निकल करके आ जाएगा कितना 10 चौके 40। 1% बराबर कितना निकल गया तो 40 निकल गया। तो हम लोगों से पूछा क्या कि राशि क्या। तो राशि जो होता है यानी मूलधन जो होता है 100% होता है। तो 100% बराबर हो जाएगा 1% बराबर 40 तो 100% बराबर हो जाएगा 100 गुने 40 यानी 4000 रुपये। 4000 रुपये मूलधन निकल करके आ गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर और 24 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो देखिएगा कि घनाभ का आयतन हम लोगों से पूछा है। घनाभ का आयतन बराबर होता है तो देखिए यहाँ पे कि तीनों संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन अगर संलग्न पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो घनाभ का आयतन बराबर होता है रूट अंडर तीनों पार्श्वों पृष्ठ का क्षेत्रफल का गुणनफल रूट अंडर। ठीक है तो हो जाएगा आपका 40 गुने 60 गुने 24 ये सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 चक 24, 24 गुने 24 देखिएगा यहाँ पे 24 गुने 100। तो एक जोड़ा के बदले बाहर आएगा तो एगो आएगा 24 आएगा बाहर और 100 का वर्गमूल क्या होगा तो 10 होगा, बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 24 गुने 10 यानी 240 और आयतन जो होता है मीटर क्यूब में होता है ना, क्यूब में होता है और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 8:13 के अनुपात में यदि संख्याओं के बीच का अंतर 25 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसके बीच का अनुपात है 8:13। 8:13 दोनों के बीच का अंतर दे दिया गया है 25। तो देखिएगा अनुपातिक अंतर कितना है, अनुपात में अंतर 5 का है जबकि है 25 का। दोनों बात बराबर 50-25 अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5। अनुपात 1 का वैल्यू 5 हो गया। तो हम लोगों से पूछा कि बड़ी संख्या कौन है। तो देखिएगा जिसका अनुपात में बड़ा मान होगा वही बड़ी संख्या होगा। तो 13 होगा यानी दूसरी संख्या। तो 13 गुने 5 तो 13 5 65। तो सबसे बड़ी संख्या निकल करके आ गया दोनों में 65। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी से 6 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 6 वर्ष बड़ा है। तो बी अगर x वर्ष का होगा तो ए कितना वर्ष का होगा, इससे 6 वर्ष ज्यादा होगा यानी x + 6 होगा। अब बोला कि 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी थी। तो देखिएगा 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले दोनों का उम्र कितना हो जाएगा तो x + 6 - 6 होगा और इसका हो जाएगा x - 6। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 6 वर्ष पहले
ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले जो ए का उम्र था बी के उम्र का 4 गुना था, तो इसमें बी के उम्र में 4 से गुना कर देंगे, दोनों बात यहाँ से बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x का वैल्यू निकलेगा, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा कि 6 से 6 कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो x बराबर हो जाएगा 4x माइनस 6 चौके 24। इसको इधर लाते हैं तो 4x इधर घट जाएगा, तो माइनस 3x बराबर हो जाएगा माइनस 24। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 8 24, x बराबर हो जाएगा 8। तो b का जो वर्तमान आयु निकल करके आ जाएगा, कितना निकल करके आ जाएगा, तो 8 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि cos स्क्वायर x प्लस cos के पावर 4x बराबर 1 हो, तो हम लोगों से पूछा है कि tan स्क्वायर x प्लस tan के पावर 4x बराबर क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि हम क्या करते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा cos के पावर 4x बराबर 1 माइनस, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, cos स्क्वायर x, तो cos के पावर 4x बराबर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इतना आ गया इसका मान। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो होता है cos, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x बराबर साइन स्क्वायर x, एक को उधर भेज देते हैं, तो इधर बच जाएगा cos स्क्वायर x बराबर साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x, क्योंकि इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में। तो आप जानते हैं ये तो हो गया जैसे कि तैसे cos स्क्वायर x बराबर, तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा, तो tan x हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे समझिएगा कि cos स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो फिर अगर दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक बार तो ये हो गया, तो tan स्क्वायर x के जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा tan स्क्वायर x बराबर लिख सकते हैं cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और दोनों तरफ यदि हम वर्ग करते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos के पावर 4x बराबर tan के पावर 4x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि tan के पावर 4x बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, cos के पावर 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके लिए cos के पावर 4x। अब यहाँ पे समझिएगा कि इतना का वैल्यू इतना के बराबर है या फिर इतना का वैल्यू इतना के बराबर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस cos के पावर 4x बराबर, देखिए तो यहाँ से दिया हुआ है कितना 1, तो इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं, तो दोनों आपस में ये बराबर हो गया, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 होगा तो इतना का भी वैल्यू 1 होगा, अतः tan स्क्वायर x प्लस tan के पावर 4x बराबर भी 1 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 66 नंबर है कि बोला 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष, यदि इनकी आयु का अनुपात, पहला लड़का है, दूसरा है और ये तीसरा है, इनके आयु का अनुपात दे दिया गया है 4:5:7 के अनुपात में, तो बोला सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी है। तो यहां से समझिएगा कि औसत में क्या होता है कि औसत में यदि हम संख्या से गुना कर देते हैं तो टोटल योग निकल जाएगा, तो 3 लड़का है और औसत कितना है 16, तो 16 3 48 हो जाएगा, यानी 48 वर्ष हो जाएगा ये तीनों की आयु का योग। जबकि यहाँ पे अनुपात में दिया गया है, अनुपाती का आयु का योग कितना है, तो 7 5 12 12 4 16, अनुपात में योग है आयु का 16 जबकि है 48, दोनों बात बराबर, 16 से 16 कम 16 16 3 48, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 3, अनुपात 1 का वैल्यू 3 आ गया, तो सबसे बड़ा लड़का का पूछा है, तो सबसे बड़ा तो यही है जिसका अनुपात में ज्यादा मान होगा वही बड़ा होगा, तो 7 गुने 3 यानी 7 21 वर्ष हो जाएगा सबसे बड़े लड़के का आयु, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिख रहा होगा पाई चार्ट का क्वेश्चन है कि दिया गया पाई ग्राफ पटना के एक प्रकाशन गृह के खर्च को दर्शाता है, यदि कुल खर्च 40,000 रुपये है तो रॉयल्टी लागत कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि रॉयल्टी कितना मिलता है, तो 15% मिलता है। तो देखिएगा कि कोई भी वृत्त का यानी कुल वैल्यू जो होता है डिग्री में 360 होता है, जबकि प्रतिशत में 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा
कि कुल लागत कितना, कुल खर्च कितना है, तो 40,000 रुपये है, जबकि प्रतिशत में कितना है, तो 100% है, तो 100% बराबर 40,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 1% का वैल्यू निकल करके आ गया कितना, तो 400। 1% का वैल्यू 400 आ गया। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि रॉयल्टी, तो रॉयल्टी जो है वह 15% है, तो 15% का वैल्यू निकालना है, यानी रॉयल्टी निकालना है, RYALTY, रॉयल्टी निकालना है। तो अनुपात 1 बराबर 400, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुने 400, 15 चौके 60, डबल जीरो, यानी 6,000 रुपये इसको रॉयल्टी मिलेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि 54, 108 और 135 का लघुत्तम समावर्तक क्या है, यानी एलसीएम हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा कि बाई ऑप्शन हम लोग बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में है 540, बी में है 660, डी में है 450, सी में है 450 और डी में है 270। अब यहाँ पे देखिएगा कि 360 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है 360। अब यहाँ पे देखिएगा कि एलसीएम बराबर क्या होता है, वह छोटा से छोटा मान, यानी वह छोटा से छोटा संख्या जो कि तीनों मिलकर के उसको काट दे। तो यहाँ देखिए कि तीनों मिलकर के किसको काट रहा है, तो तीनों मिलकर के आप देखिएगा तो 540 को ही काट रहा है, 54 भी काटेगा, 108 भी काटेगा और ए भी काटेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी वाला कोई नहीं काटेगा, यानी कोई एक से कटेगा लेकिन दूसरा से फिर नहीं कटेगा। तो 540 आपका एलसीएम हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बोला है क्या कि a बटा बी बराबर 6/5। तो निकालना है हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि a का मान क्या है, 6 है, b का मान सामने बराबर सामने। ठीक है, तो a का मान रखेंगे यानी 6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बटा में 6 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा बटा में 6 के स्क्वायर 36 माइनस 25 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 61। अब बटा में 36 में से 25 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, पूर्णांक में है या फिर इतना ही है, तो 61/11 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चीनी तथा पानी के 15 लीटर घोल में 4% चीनी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पानी है और चीनी है, तो पानी और चीनी है, टोटल कितना है, तो 15 लीटर। तो 15 का 4% यदि आप निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से 5 एकम 5, 10 बार में 5 के 15, यानी 3 दूनी 6/10, ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, यानी 0.6 हो गया क्या, तो चीनी हो गया, 0.6 kg चीनी हो गया। तो पानी कितना हो जाएगा, 15 माइनस 0.6, यानी हो जाएगा आपका 14.4 लीटर पानी हो जाएगा। अब यहाँ से बोला है क्या, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 3 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। तो देखिएगा 3 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो 3 लीटर इसमें से घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 11.4 लीटर, 11.4 लीटर पानी बच जाएगा। तो बोला है क्या, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी, तो शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है, तो चीनी तो इतना ही है, यानी 0.6 ही चीनी है। अब कितना में, तो 11.4 में और गुने 100, इससे ही कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव, 4 1 5 1 6, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 से 3 3 9, 3 8 24, 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा यह 19 दूनी 38, यानी 100/19। अब इसको आप भाग दीजिए 100 में 19 से, 19 6 114, 19 5 95, यानी लगभग 5% क्या बचेगा, तो चीनी बचेगा शेष घोल में, यही इसका आंसर हो जाएगा।